चलिए फ्रेंड्स, अगला चैप्टर है लोकसभा। लोकसभा के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं और यहाँ पे कौन कौन से आपके सवाल बनते हैं वो सभी सवाल आपके देख लेते हैं। तो पूछा गया, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए उपबंधों के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, यहाँ पर उत्तर दिया गया 552, लेकिन आपकी कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा आती है दो जो आपके सदस्य थे एंग्लो इंडियन, वो सदस्य हटा दिए गए। कौन से? 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिए गए, 2019 से प्रभावी हुआ, ये आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपका अगर बात की जाती है तो कितने हो जाएंगे? तो आपके टोटल वगैरह 550, क्योंकि दो हटा दिए गए। और यहाँ पर ठीक है, तो और यहाँ पर बात की जाती है वर्तमान में, अगर बात की जाती है वर्तमान में सदस्यों की संख्या जो कितनी है? 543 है। 543 हो जाती है, 543 हो जाएगी। अगला सवाल है, लोकसभा में केंद्र शासित मतलब यूटी का पूछा जा रहा है, केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो कितना? 20 हो सकता है। कितना हो सकता है भाई साहब? 20 हो सकता है। अगला सवाल, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? कह रहा है अनुसूचित जातियों के लिए। तो अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक जो सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा में, वो आपके कहाँ से? एमपी से करे गए। ठीक है, कहाँ से करे गए भाई साहब? एमपी से करे गए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा में जो सर्वाधिक सीटें हैं एससी की, वो कहाँ से? एमपी से। कितनी सीटें? 6 सीटें हैं। कितनी सीटें? 6 सीटें। और गुजरात में अनुसूचित जातियों के लिए जो लोकसभा में 4 सीटें हैं, जबकि बिहार और यूपी में अनुसूचित जातियों के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। वो भैया अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन एमपी से कितनी? 6 हैं। गुजरात से कितनी? 4 हैं। ओके, किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे है? तो लोकसभा और सबसे अधिक है तो किसका है? यूपी में, यूपी का। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में भाई साहब कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 80 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी सीटें हो जाती हैं? 31 सीटें हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे आता है लोकसभा में जो सीटें रखने वाला राज्य, 29 आता है। लोकसभा में एमपी आता है, फिर उसके बाद में राज्यसभा में एमपी की 11 सीटें हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाती है, महाराष्ट्र में 48 सीटें लोकसभा की, और आपका राज्यसभा में 19 सीटें। आंध्र प्रदेश में कितनी है? 25 सीटें हैं, 11 सीटें यहाँ की राज्यसभा में। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित है? ये देखो आरपीएससी का राजस्थान का प्री इसलिए यहाँ पूछा गया। तो कितनी? 25 सीटें जो है राजस्थान राज्य के लिए लोकसभा के लिए हैं। अगला सवाल पूछा गया, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? ओ भैया, लोकसभा में केवल 1 सीट है। तो 1 सीट वाले कौन कौन है? आपके चंडीगढ़ है, सिक्किम है और मिजोरम है। कौन कौन है? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। अब देखते हैं यहाँ लोकसभा में सीटें जैसे अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? 2 हैं, और सिक्किम में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है। सिक्किम लक्षद्वीप का 1 है। ठीक है, गोवा में 2 हैं, मेघालय से 2 हैं, नागालैंड, चंडीगढ़, मिजोरम से 1 है। ठीक, कहाँ से? नागालैंड, चंडीगढ़, मिजोरम। मणिपुर से कितनी? 2। दादर नगर हवेली से कितनी? 2 है। पुडुचेरी में कितनी? 1 है। ये भी है मैचिंग वाला सवाल है। पूछा गया आपसे आंध्र प्रदेश में जो सीटें कितनी? 25 सीटें हैं। फिर उसके बाद में तमिलनाडु में कितनी? 39 हो जाती हैं। महाराष्ट्र में कितनी? 48 हैं, अभी ऊपर करे थे। और छत्तीसगढ़ में कितनी? 11 हैं। बंगाल में कितनी? 42 आदमी रहते हैं बंगले में 42 आदमी रहते हैं। छत्तीसगढ़ में 11, महाराष्ट्र में 48। फिर यहाँ पर जैसे नहीं महान जो आदमी होते हैं 48। ठीक है, 48। ठीक है, ऐसे याद करो। तमिलनाडु में 3 और 9, 3 3 9 तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में कितनी? 25। आंध्र प्रदेश 25। ओके, कह रहा है कि इस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो 2 सदस्य कहाँ से? त्रिपुरा से किए जाते हैं। नागालैंड से 1, सिक्किम से भी 1 होता है, और मिजोरम से भी 1 होता है।
निम्नलिखित राज्यों में से किस युग में लोकसभा में समान सीटें हैं? तो समान सीटें कहाँ पर हैं? तो भाई क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसलिए इनको पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं, पंजाब में 13 हैं, असम में 14 हैं, गुजरात में 26 हैं, और उसमें महाराष्ट्र में कितने 48 हैं। फिर उसके बाद में राजस्थान में 25 हैं, एमपी में 29 हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, आंध्र प्रदेश में 25 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हो जाती हैं। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा उधर एक एक पड़ जाती सीट। गोवा में कितनी 2 सीटें हैं। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है? ऐसा भी सवाल पूछ लेता है, प्री में पूछा गया है। अच्छा भैया, लेकिन इसमें यार क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो झारखंड में कितनी 14 हैं, एमपी में कितनी 29 हैं। ऐसे देख लो, छत्तीसगढ़ में 11 हैं, ठीक है, और एमपी में 40 हैं, एमपी में 29 सीटें, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या किस एक जनगणना के आधार पर आंकड़ों पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर कहा जाता है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा सदस्य संख्या की सीमा को 2026 तक परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से। जब कब हुआ? 2021 में। कब तक रखी गई सीटें? 2026 तक रहेंगी, इसका मतलब अगले साल तक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर 1971 की जनगणना के आधार पर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई? जनसंख्या के आधार पर। उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कितने? 5 सदस्य, उत्तराखंड के 5 सदस्य। अगला सवाल, वर्ष 2019 में हुए भारत की संसद के निचले सदन के चुनाव से किसका गठन हुआ था? तो ये आपका 17वीं लोकसभा का हुआ था, 17वीं लोकसभा का हुआ था। अच्छा, ऐसा भी सवाल पूछा गया है। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, ठीक है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। अच्छा, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर आपके जो सवाल हैं 1 और 3 वाला सही है, 1 और 3 वाला सही है। कहता क्या है? पहली जो लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो था स्वतंत्र पार्टी था, राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, सही है। तीसरा कहता है कि लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती, ये भी सही है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में पहली बार 1952 में लोकसभा का गठन हुआ। पहले आम चुनाव में कुल 489 निर्वाचित क्षेत्रों में चुनाव आयोजित किए गए। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें तथा कुल पड़े मतों का 45% प्राप्त करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सत्ता में आई। पहली लोकसभा में विपक्ष में कोई पार्टी नहीं थी। आधिकारिक विपक्ष तथा विपक्ष के नेता को स्वाधीनता के बाद पहली बार 1969 में दिसंबर 1970 के दौरान मान्यता दी गई थी, जब कांग्रेस पार्टी तथा कांग्रेस ओ में विभाजित हो गई। आर तथा ओ में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस ओ जिसमें 60 सदस्य थे तथा डॉक्टर राम सुभाष सिंह को पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया था। अगला सवाल, भारत में लोकसभा के लिए प्रथम सामान्य निर्वाचन कब हुए थे? तो 1952 में हुए थे। भारत में प्रथम आम चुनाव आयोजित हुए हैं तो 1952 में। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। अगला सवाल, निम्नलिखित राज्यों में से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है। सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन। 7वें संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसी के अनुरूप केंद्र तथा राज्य विधायिकाओं में सीटों को पुनर्स्थापित किया गया। 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 25 से घटाकर
20 कर दिया गया। ये देखो अभी ऊपर सवाल नहीं पढ़ रहे थे हम लोग, तो पहले सवाल पूछा था कितनी वर्तमान में 20 है, यूटी का प्रतिनिधित्व 20 है। पहले कितना था 25 था, घटाया किससे गया तो 31वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और संख्या किसकी बढ़ाई गई तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य की अनुसूचित जातियों में तो आरक्षित स्थानों की संख्या होगी, कितनी होगी तो 6 होगी। कितनी होगी 6 होगी। अगला सवाल, लोकसभा में इनके लिए स्थान आरक्षित नहीं है। किसके लिए नहीं है तो आंग्ल भारतीयों के लिए नहीं है। आंग्ल भारतीयों के लिए स्थान नहीं है, ठीक है, ओके। किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब तो इस सवाल का वेटेज खत्म हो चुका है क्योंकि अब ये सीटें खत्म हो चुकी हैं। तो इनका आंसर क्या था, यदि राष्ट्रपति का यह मत है कि इन सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तब कर सकता है। तब कर सकता है। लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है तो प्रतिनिधित्व जनता पर आधारित है, सही है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि मनोनीत किए जा सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर अब कर देखा जाए तो अब तो हटा ही दिए गए। चलो उस सवाल के हिसाब से देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि चुनाव के उद्देश्य से राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, सही है। 33% सीटें महिलाओं के, ये बात यार गलत है, यही तो पूछा है गलत कौन सा। अब अगर चर्चा हो रही है आपकी कौन सी 106वां संविधान संशोधन, आपका जो है नारी शक्ति बंधन विधेयक अधिनियम, जो क्या है 2026 से लागू होगा। और होगा क्या उसमें 30% आपका फीमेल के लिए आरक्षण दिया जाएगा। कहाँ कहाँ पर दिया जाएगा, लोकसभा और विधानसभा में दिया जाएगा। लोकसभा और विधानसभा में दिया जाएगा। चलो ओके। अगला सवाल इस तरीके से नीचे दी गई हुई सारणी पर ध्यान दीजिए। चलो ध्यान देते हैं। लोकसभा राज्यसभा और फिर नहीं सोचे क्या पूछ लिया यार। अच्छा तो 552 से अनधिक सदस्य लिखा है, 530 ही दुनिया भर का लिखा। एक्स की जगह यहाँ पर फिल करना है। एक्स में होगा क्या तो एक्स में होगा क्या भाई, एक्स में होगा संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि, मतलब 20 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे। तो यही अच्छा छूट गया, बाकी सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। ओके कोई बात नहीं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई, कितनी 20, ऊपर भी कट चुके थे अभी। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि पूछी गई है। लोकसभा के सदस्य के लिए तो सामान्य वर्ग और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति जनजाति यानी 3 का पूछा है। तो 10,000 फिर कितना चलेगा 10,000 रुपये। फिर क्या याद दे रखा है इन्होंने, चलो इनका जो इस टाइम का देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान ये था, परंतु 2011 ये देखो, परंतु 2011 में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या कम करने के लिए जमानत राशि बढ़ाई गई। अच्छा निर्दलीय ज्यादा चले जाते थे इसलिए बढ़ाई गई। तो लोकसभा चुनाव हेतु सामान्य वर्ग के लिए 25,000, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 12,500 और फिर सामान्य वर्ग के लिए जो राज्य विधानसभा होंगे उनमें क्या होगा, सामान्य वर्ग के लिए 10,000, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना होगा 5,000। ओ भाई यानी 25,000 सामान्य वर्ग के लिए चलेगा लोकसभा में, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति SC ST के लिए 12,500। राज्य विधानसभा चुनाव हेतु जो होगा वो सामान्य वर्ग के लिए 10,000, फिर उसका 5,000। आप बड़ा का याद रखो, देखो इधर भी आधा है तो सामान्य वर्ग के लिए 25,000, लेकिन उसका आधा देना पड़ेगा SC ST को। फिर राज्य विधानमंडल में 10,000 लेकिन आपका 5,000 देना पड़ेगा SC ST को। ओके। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या होगी तो 40 लाख है। आओ भाई, लेकिन इसको भी बढ़ा दिया गया होगा तो 95 लाख कर दिया गया। क्या करा गया, ये देखते हैं डाटा। तो 2010 का सवाल है, आप ये डाटा देखना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा को
बढ़ाकर छोटे तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 75 लाख, बड़े राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 95 लाख रुपए कर दिया गया है। भैया याद रखना, ठीक है। मतलब क्या है, जो छोटे स्टेट हैं या यूटी हैं उनके लिए 75 लाख, और जो बड़े स्टेट या यूटी हैं उनके लिए 95 लाख। फिर कहता है ये किसका है, ये है आपका लोकसभा का। और फिर कहता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बढ़ाकर छोटे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 28 लाख तथा बड़े राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आपका 40 लाख रुपए। ये तो 75, 95, 28, 40। ठीक है, ओके। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी हो जाएगी, 79 है क्या? ओके, देख लेते हैं भाई कितनी है भाई। तो डी वाला ऑप्शन सही है। कितनी है अनुसूचित जाति के लिए? 84 है, 84। कितनी है? 84 है। संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 है, जबकि एसटी के लिए कितनी है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करता है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 साल, नहीं 25 साल। ओके ओके ओके, 25 साल हो जाए बस। राज्यसभा के लिए कौन सा 30 साल हो जाए? हाँ भाई 30 साल हो जाए। कुछ इसकी क्या होनी चाहिए, अर्हता होनी चाहिए। क्या उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हों। राज्यसभा के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो। भैया खो दोगे, ठीक है। पता चला तुम यार कि तुमको क्या हो गया, पता चला कि 1 मिनट हाँ, पता चला कि आप जो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 यहाँ पर लिखा है। लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। निर्वाचन में 1/6 भाग से कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। हाँ भैया। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र चलो देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं नामांकन पत्र। तो कह रहा है कि अरे भाई हाँ, नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। निर्वाचन पत्र, अच्छा निवास करने वाले अच्छा, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाता है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। अच्छा, भारत के किसी नागरिक द्वारा किया जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में है दाखिल किया, ये सही है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। ठीक है, यानी सूची में नाम है उसे दाखिल किया जा सकता है, वो कर दाखिला ले सकता है, मतलब वो भर सकता है पर्चा। ठीक, कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। कह रहा है कि लोकसभा अथवा राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। अच्छा, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी गलत हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति विजयी घोषित होता है। मतलब सर्वाधिक मत जो प्राप्त होगा वो विजयी घोषित होगा, विजया भव। फिर लिखा है 50% मत प्राप्त करने की कोई बाध्यता नहीं होती है। इसे फर्स्ट लिखा है, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पॉइंट लिखा है इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। क्या कहता है? इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है।
फिर संविधान के अनुच्छेद 93 के अधीन लोकसभा द्वारा अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुना जाता है। प्राय अध्यक्ष का पद सत्ताधारी दल के पक्ष में रहता है, जबकि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को प्रदान किया जाता है। यह केवल एक परंपरा मात्र है। इसके लिए संविधान में लिखित प्रावधान नहीं है, था प्रश्न नंबर दोनों कथन असत्य हैं। ठीक है, सत्य नहीं है। कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा यदि वह यदि वह क्या पूछा गया? हाँ ठीक है, ओके। यदि वह भारत सरकार की या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसे संसद ने विधि द्वारा छूट प्रदान की है कोई लाभ का पद धारण करता है। लाभ का पद अगर धारण करता है तो वो क्या होगा? अच्छा भैया, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है विकृत चित्र है। अच्छा, अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पेटेंट कोर्ट। अच्छा, सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा, ये भी सही है। ठीक है, फिर कह रहा है सदन की अनुज्ञा के बगैर सदन की सभी बैठकों से 60 दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। ये सब कुछ नहीं है, ये तो मतलब जब पहुंच जाओगे तब होगा। तो ए और बी दोनों सही है। चलो देखते हैं। अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों के निरताओं का प्रतिबंध किया गया है। कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए निम्न उसके लिए योग्यताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यदि भारत सरकार या अन्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो संसद के तब उसे नहीं रखा जाएगा, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। सक्षम न्यायालय द्वारा विकृति चित्र मान्य किया गया हो, यदि दिवालिया करार दिया गया हो, तब भी नहीं कर सकते। यदि भारत का नागरिक नहीं है, स्वेच्छा या अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लिया हो, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निर्धारित कर दिया गया जाता है। फिर अगला पॉइंट जाता है 10वीं अनुसूचित दल बदल के अधीन निर्धारित व्यक्ति भी सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा। निर्धारित होगा, बड़ा यार शुद्ध हिंदी लिख दिया इन्होंने। फिर कह रहा है कि 60 दिन तक बिना अनुज्ञा संसद की बैठकों से अनुपस्थित के मामले में अनुच्छेद 101 के अधीन सदन से उसका स्थान रिक्त किया जा सकता है, अर्थात यह निर्भरता का नहीं बल्कि रिक्तता के अधीन आएगा। ओ भाई ठीक है। अगला सवाल क्या है? संसद सदस्यों की निर्भरता के लिए कौन सी एक शर्त नहीं है? अच्छा, कौन सी एक शर्त नहीं है? किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करना, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष पद धारण करना, यही तो हो जाएगा। ऐसा कोई हमने पढ़ा ही नहीं था ऊपर। सदस्य सदन में पूर्व अनुमति के बिना मतदान से प्रभावित रहता है। सदस्य राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के निर्देशक मंडल का अध्यक्ष पद धारण करता है। ठीक है, तो दूसरा वाला ही गलत हो जाएगा। वो कह रहा है दूसरा वाला ही नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। अयोग्यता का निर्धारण किया गया। यदि वह केंद्र तथा राज्य के तहत कोई लाभ का पद धारण करता है, यदि वह दिवालिया हो, यदि वह भारत का नागरिक ना हो, संसद के किसी कानून से अयोग्य घोषित किया गया हो, वह उस कंपनी में निर्देशक नहीं होना चाहिए जिसमें सरकार का कम से कम 25% हिस्सा। ठीक है, अगला कुछ लिखा भी है। ठीक है, कह रहा है स्वेच्छा से अपनी उस राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है जिससे उसने जीत दर्ज की हो। राजनीतिक दल के निर्देश के विपरीत मतदान करे। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का पद सदस्य की निर्णय का निर्धारण नहीं करता है। ओके। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है? कौन लेगा भाई? अध्यक्ष लेगा, चेयरमैन लेगा? निर्णय कौन लेगा? लोकसभा के सदस्यों के योग्यताओं से संबंधित प्रश्न पर लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेगा। संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो कौन लेगा भाई? निर्वाचन आयोग की राय प्रस्तुत करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। ओ भाई, कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य की निर्णयों से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जाता है तो निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कथन और कारण।
कथन कहता है वित्त विधेयक केवल निचले सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक सही बात है। निचला सदन लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, तो सही भी हो जाएगा, सही से व्याख्या भी कर रहा है? हाँ भाई, तो बी वाला है, बी वाला उत्तर क्या है? तो बी वाला सही व्याख्या नहीं करता है। अच्छा, तो फिर क्या है? चलो देखते हैं। कह रहा है कि साधारण वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। वित्त विधेयक धन विधेयक के समान लोकसभा में पेश किए जाते हैं। यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। अच्छा, इसका मतलब कैसे याद करोगे? तो वी वाला धा में हमेशा थोड़ी ना जाएगा, वी वाला धा में हमेशा नहीं जाएगा। अच्छा, तो अनुच्छेद के 117 में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। निचला सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। 15वीं लोकसभा में महिलाओं से संबंधित, ये तो उस टाइम का सवाल है, तो इसमें क्या ही देखा जाए। चलिए अगले सवाल पे। लोकसभा में सदस्य संख्या, तो ठीक है, तो कह रहा है सही सम्मिलित करना है। तो अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया, जैसे आपका आंध्र प्रदेश में कितना है? तो आंध्र प्रदेश में 48 है। तमिलनाडु में कितना है? 39 है। तो डी का 1 देखते हैं किसमें है। ओह भाई, डी चलो मिल गया यार, डी का 1 निश्चित तो है, डी का 1। चलो अब देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में कितनी? 48 है। तमिलनाडु में 39 है। बिहार में 40 है। बिहार में 40 है, ठीक है, बिहार में 40 है। तेलंगाना में 17 है। आंध्र प्रदेश में 25 है। आंध्रा में कितनी है? 25 है। तेलंगाना में 17 है। महाराष्ट्र में 48 है। तमिलनाडु में 39 है। बिहार में 40 है। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में कौन से कथन चाहिए? लोकसभा में निर्वाचन के बारे में कौन से कथन आपके सही नहीं है? निगेटिव पूछा है। कह रहा है कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 1 नंबर की बात सही बात है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, सही है। फिर कह रहा है निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देश और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, नहीं, ये गलत हो जाता है। सी वाला आपका गलत है। अगला पॉइंट क्या है? निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, ये भी सही है। अब देखते हैं कि ठीक है, अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होता है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 324 के तहत संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन नामावली सूची तैयार करने का तथा उस सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। ठीक है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 324 6 के अनुसार निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, ओके। अगला सवाल, किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया? किस लोकसभा चुनाव के बाद एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया है? तो कौन सा ए वाला सही है? 1989। यद्यपि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन वर्ष 1967 के चौथे आम चुनाव के पूर्व एक दल प्रभुत्व की व्यवस्था विद्यमान रही, लेकिन इसके बाद विशेषकर 1989 के बाद लोकसभा चुनाव में एक नवीन प्रकृति भारतीय राजनीति में उभर कर सामने आती है। वह है एक दल के प्रभुत्व का अंत। 1989 के बाद एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था का अंत हो गया तथा मिली जुली सरकारों का युग प्रारंभ हो गया। लोकसभा के कार्यों में क्या गलत है? नेगेटिव पूछा है, तो कह रहा है बिना राज्यसभा की सहमति के लोकसभा नए राज्यों का गठन नहीं कर सकती। हाँ भैया, सही बात है, क्योंकि जब प्रस्ताव जाएगा तो पेश करना पड़ेगा, उसको पारित करना पड़ेगा। किसी स्थान को रिक्त घोषित करना, यह भी सही है। फिर कह रहा है कि प्रक्रिया से संबंधित किसी नियम को स्थगित करने की शक्ति, यही भी सही है। सॉलिसिटर जनरल
जनरल की नियुक्ति। ये यार इससे मतलब नहीं है लोकसभा में कि जो है लोकसभा के कार्यों से। अच्छा ठीक है, ओके। अब देखते हैं। क्योंकि इसकी जो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सॉलिसिटर जनरल जो अटॉर्नी जनरल था, तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है। ओ भाई, वो एक लिखा है जैसे महान्यायवादी होता है उसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, उसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है, और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जनरल नियुक्त किए जाते हैं। सॉलिसिटर जनरल भी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। विचार ही तो करना है, लेकिन विचार ही करना है, लेकिन यहाँ पर ओके, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्या क्वेश्चन में मिस्टेक है? इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मूल्यांकन से बाहर किया गया होगा या फिर कुछ दिक्कत रही होगी। चलिए अगले सवाल पे ही चलते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्धारित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उससे निष्कासित कर दिया गया या दी गई हो। अच्छा, बी वाला सही इसमें। चलो देखते हैं। कह रहा है 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। उनका टारगेट था दल बदल वाले पर रोक लगा दी जाए। इसके तहत उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। किन सदस्यों को? तो पहला है जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उसकी सदस्यता मतलब उसको क्या है, अंकुश लगाने का, और उस सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। माना कि आप जिस दल से चुनाव लड़े, चुनाव चिन्ह पर लड़े, फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया। अच्छा, कोई निर्दलीय उम्मीदवार 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो जाए। अच्छा, ये भी तब भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ओ भाई मेरे भाई, अगला पॉइंट है अपने दल द्वारा ठीक है, अपने दल द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत मतदान करने पर, परंतु जब कोई राजनीतिक दल किसी निर्वाचित सदस्य को निष्कासित कर दे तो वह अयोग्य नहीं माना जाता है। नहीं माना जाता है। क्या कह रहा है यार, अपने दल द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत मतदान करने पर, परंतु जब कोई राजनीतिक दल किसी निर्वाचित सदस्य को निष्कासित कर दे तो वह अयोग्य नहीं माना जाता है। अच्छा, माना कि उसने वोटिंग, वो जैसे पार्टी ने बताई कि यहाँ पे वोट करना है, इन महोदय को आपको वोट करना है, लेकिन ये चले गए, ये इन महोदय दैया है वोट। अब दैया है तो पार्टी क्या करिए, इनका देह निकाल है, इनको निकाल देगा। तो क्या किया जाएगा, तो उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। ये रही ना बात। अगला सवाल कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं भाई। और पूछा क्या गया है आपका, चलो देखते हैं। कहता है कि कथनों पर विचार, लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित है। सही बात है, ठीक है, सही बात है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है भारत के संविधान के 84वें संविधान संशोधन द्वारा अधिरोपित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगी रोक को हटा दिया गया था। ये भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, सबको बच्चे को पता है। उच्च सदन राज्यसभा है। भारतीय संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा लगाए गए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगी रोक को हटा दिया गया है। संविधान संशोधन के बाद 2019 में लोकसभा चुनाव नए परिसीमन कानून के आधार पर हुए थे। ओके,
चलिए अगला कह रहा है कथन कथन है और आपका कारण है, कथन है और कारण है, कथन है और कारण है। ठीक है भाई। तो कथन कहता है भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों के बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, ना कि मतों का बहुमत पाने वाले। वाह क्या बात है, कथन सही है एकदम ठीक है। बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर परिणाम का निर्णय होता है। सही बात है, जिसको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी उसकी सरकार बनेगी। कारण भी सही बता रहा है। ओके, चलिए अगले सवाल पे। कौन सा एक सही है, कौन सा एक भाई साहब, कौन सा एक सही है? चलो देखते हैं। कह रहा है कि केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। कह रहा है कि पहला कह रहा है कि केवल राज्यसभा में ही ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। अब के हिसाब से तो देखा जाए सही है, लेकिन उस हिसाब के आपके मतलब मतलब ये हो जाएगा, सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान है। नहीं यार, लोकसभा में था ठीक है, लेकिन हटा दिए। किसी किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। ये बात सही है। ठीक है, ओके, ये बात सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? किनको है भाई? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। वाह, ठीक है, मतलब क्या है? विधानसभा के सदस्यों को अधिकार है जो निर्वाचित है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि भारत में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं। सही बात है, दिल्ली और पुडुचेरी में। और भारत के तीनों उत्तर पूर्वी राज्यों मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में प्रत्येक का लोकसभा में केवल एक एक का स्थान है। एक एक का स्थान है, तो ये गलत हो जाएगा। तो दिल्ली और पुडुचेरी में, ये जो आपके यूटी है, दिल्ली और पुडुचेरी में यहाँ पर विधानसभा है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, जैसे मिजोरम, नागालैंड और आपका सिक्किम। कौन कौन से? मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में एक एक लोकसभा की सीटें। लेकिन आपका वही आपका मणिपुर और मेघालय में 2-2 है। मणि और मेघ में 2-2, मणि और मेघ में 2-2। ओके। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया तो जा सकता है, एक बार में 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। फिर कह रहा है आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सी वाला उत्तर सही है। सी वाला उत्तर सही है। आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में नहीं, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ओके। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकाल स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से करा है कि किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब आपातकाल समाप्त कर दिया जाए, उसके बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1971 से 77 के बीच में था। 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ओके। अगला सवाल, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो अभी जस्ट पढ़ा गया 5वीं लोकसभा। ओके। भारत लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को सत्रावसान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्रावसान काल कहा जाता है। लोकसभा की सामान्यतः अवधि 5 वर्ष होती है, लेकिन आपका कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि। अच्छा, ये पूछा गया यार, हम क्या बता रहे हैं आपसे। तो प्रथम बैठक तिथि से आपका 5 वर्ष तक के लिए होता है। अच्छा, अगला कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में क्या सही नहीं है? नेगेटिव पॉइंट आपका पूछा गया। तो नेगेटिव पॉइंट आपका पूछा गया है, तो चलते हैं भाई नेगेटिव पॉइंट की तरफ चलते हैं। बी कहता है कि उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है।
है भाई, ठीक है। उसके बाद शत्रवसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है? नहीं भाई, ठीक है, ये शक्ति नहीं है उसके पास। ब्रह्मा थोड़ी ना है। मतलब ब्रह्मा नहीं यार, पॉलिटी बोल रहा। सदन के भंग होने के बाद भी और सदन की पहली बैठक में पहले तक वह पद पर बना रहता है। हाँ, लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर उसे पद से हट जाना होता है। हाँ, होता है। ओ भाई, ठीक है। सत्रावसान के पश्चात अध्यक्ष को सदन की बैठक पुनः बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। ये रही ना बात। यह अ, अधिकार राष्ट्रपति का है। सत्रावसान का अर्थ है संसद के विशेष सत्र को समाप्त करना। सत्रावसान समय समय पर राष्ट्रपति करता रहता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो भंग कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कर सकता है। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल कैबिनेट की अनुशंसा पर, प्रशंसा नहीं अनुशंसा पर। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकती है। किसके अनुशंसा पर? तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर कर सकती है। डी वाला सही होगा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, यानी इसका मतलब डी वाला सही है। डी वाला उत्तर सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है तो सत्रावसान द्वारा, नहीं, स्थगन द्वारा की जा सकती है, सत्रावसान द्वारा की जा सकती है, विघटन द्वारा की जा सकती है। तीनों के द्वारा की जा सकती है। तो स्थगन द्वारा कुछ घंटे, दिन, सप्ताह के लिए स्थगित किया जा सकता है। इसे नहीं कहते हैं स्थगित हो गया। जैसे क्या, कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिए स्थगित हो सकता है। राष्ट्रपति विघटन या सत्रावसान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। ठीक है। सदन की बैठक के पर्यवसान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल लोकसभा का विघटन होगा, सही है। विघटन और सत्रावसान की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सतह पर करता है, ये भी सही है। लोकसभा और राज्यसभा की रोज की बैठकों को स्थापित करने की शक्ति क्रमशः अध्यक्ष और सभापति के पास है। संसद का विघटन नहीं हो सकता क्योंकि यह एक स्थायी स्थायी सदन है। क्या पूछा था इसमें? तो ओके, 1 2 3 सही है। ठीक है, 1 2 3 सही है। ऊपर वाले सारे के सारे सही थे क्या? कौन कौन से? कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की रोज की बैठकों को स्थापित करने की शक्ति क्रमशः अध्यक्ष और सभापति के पास है। ठीक है। विघटन और सत्रावसान की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है। केवल लोकसभा का विघटन होगा। ठीक है। चौथा वाला पॉइंट गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब संसद का विघटन नहीं किया जा सकता, करा तो जा सकता है। कौन कहता नहीं करा जा सकता? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है संसद द्वारा लोकसभा की अवधि। संसद द्वारा लोकसभा की अवधि, तो जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है तब 6 महीने से कम समय तक बढ़ाई जा सकती है, परंतु आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में ना होने पर किसी भी दशा में 3 महीने से अधिक समय तक नहीं बढ़ाई जा सकती। अच्छा, जब आपातकाल की, इसको तो अभी पढ़ाया गया था, 1 वर्ष तो बढ़ा सकता है एक बार में। तो इसमें क्या पूछा गया, कौन सा सही पूछा गया? तो देखते हैं भाई। तो दूसरा पढ़ते हैं। कहते हैं कि जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, परंतु आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में ना होने पर किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक तक वो नहीं बढ़ाया जा सकता। यही वाला तो सही है। दूसरा वाला आपका सही हो जाता है। ओके भैया, अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से आपके सही हैं। कौन से आपका सही है? अगर लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापगत हो जाता है, लैप्स हो जाता है, नहीं, लैप्स कैसे हो जाता है? फिर उजागर कर लिया जाएगा वो। तो ये वाला गलत है। कह रहा है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर इस व्यापगत नहीं होगा। ये सही है।
कह रहा है राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ओनली 2 सही है। चलो देखते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। ओ भैया, जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे विधेयक कोई है, प्रस्ताव है, संकल्प, नोटिस है, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। उन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी है। ठीक है, नए सिरे से लाए जाएंगे। यद्यपि जिन लंबित विधेयकों और लंबित आश्वासनों जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी होती है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं। विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित स्थिति होती है। कैसे? लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। अच्छा, लोकसभा में पारित है किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित ना हुआ हो, राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बुलाई हो, समाप्त नहीं होता है। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित ना हो, समाप्त नहीं होता है। ऐसा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होता है। अच्छा, पारित हो चुका हो लेकिन आपका राष्ट्रपति के द्वारा साइन होना हो, वो भी मतलब समाप्त नहीं होगा। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, समाप्त नहीं होता है। चलो आगे देखते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष में यह शक्ति नहीं थे कि वह सदन का अनिश्चित काल तक स्थगित कर दे, परंतु सत्र अवसान होने पर केवल राष्ट्रपति ही सदन का आहूत कर सकता है। 1 नंबर की बात सही पॉइंट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। यद्यपि लोकसभा को भंग करने का राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक आदेश ना भी हो, तब भी ऐसी स्थिति छोड़कर जब लोकसभा समय से पहले भंग कर दी गई हो या उसकी अवधि बढ़ा दी गई हो, 5 वर्ष की अवधि खत्म हो जाने पर लोकसभा छठा भंग हो जाती है। ये भी सही है। फिर कह रहा है लोकसभा के भंग हो जाने के पश्चात भी सदन की अगली बैठक से एकदम ठीक पहले तक लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर आसीन रहते हैं। ये भी सही है। ठीक है, ओके। अगला सवाल है, कह रहा है कि पूछा गया क्या इसमें कथनों पर विचार करना, कौन से आपके कथन सही है। तो कथन सही है। कह रहा है कि संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों पर लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। सही है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। ये भी सही है। लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है, ये कहीं पर परिभाषित नहीं किया गया है। तो 3 वाला गलत है, बाकी दोनों आपके सही है। 3 वाले आपके गलत है, बाकी आपका सब सही। तो 3 कहाँ काटो, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, बचा क्या? ए वाला, एक और 2 सही है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें। क्या पढ़ लेते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 वन के ए में, अनुच्छेद 191 वन के ए में किसी व्यक्ति को क्रमशः सांसद अथवा विधायक के पद पर चुने जाने हेतु अयोग्य घोषित किया गया है यदि वह किसी लाभ के पद को धारण करता है। संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छोड़ देता है। हालांकि लाभ का पद भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु इस अधिनियम अब तक 5 बार हुआ है। 1993, 99, 2000, 2006, 2013 संशोधन किया जा चुका है। अगला टॉपिक बात करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद।